हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अगर किसी ने एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। वट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हाउ द सिस्टम विल वर्क, कि हमारा जो भी सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, उसके फंक्शंस क्या हैं और वो किस तरीके से अपना काम करेगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा एल्वेलाई। एल्वेलाई के अंदर कल हमने इसकी एनाटॉमी के बारे में देख लिया था, आज हम देखेंगे इसके सिर्फ फिजियोलॉजी के बारे में। इसके 3 टाइप के सेल्स होते हैं एल्वेलाई के अंदर। अगर हम एल्वेलाई की बात करें तो हमारा जो एल्वेलाई होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एंडोथेलियम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो जो हमारे टाइप फर्स्ट सेल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टाइप फर्स्ट एल्वेलार सेल। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे टाइप 2 एल्वेलार सेल, और इन दोनों एंडोथेलियम्स के बीच में जो हमारा यहाँ पे स्पेस होता है ये होता है हमारा टाइप 3 एल्वेलार सेल। ये हमारे 3 टाइप के सेल्स एल्वेलाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे टाइप फर्स्ट सेल होते हैं वो 90% जो एरिया होता है हमारे एल्वेलाई का वो कवर करते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गैसियस एक्सचेंज करना, गैसेस का एक्सचेंज करना। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 2 सेल्स। टाइप 2 सेल्स के दो मेन फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट 2 टाइप के होते हैं, लेसिथिन एंड स्फिग्नोमायोसिन। ये हम इसके डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे जब हम टाइप 2 सेल्स पढ़ेंगे। उसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन होता है एसीई, सिक्रीट करना। एसीई का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने कल बताया था कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? एसीई। फर्दर जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। ये फंक्शन होता है हमारा। अगला आता है हमारा टाइप 3 सेल्स, जो कि हमारे डस्ट सेल या फिर मैक्रोफेजेस होते हैं, जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। ठीक है, ये 3 तरीके के हमारे जो है वो सेल प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक करके हम इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में या इनके डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे। जैसा कि फर्स्ट आता है हमारा टाइप फर्स्ट एल्वेलार सेल। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 90% होते हैं ये, हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, अटैच्ड विद कैपिलरी नेटवर्क। कहाँ से अटैच होते हैं? कैपिलरी नेटवर्क से। और किस चीज से मिलके बने हुए होते हैं? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 2 ग्रेन्यूल निमोसाइट, ठीक है, या फिर टाइप 2 एल्वेलार सेल भी हम इन्हें बोलते हैं। इनके 2 मेन फंक्शन मैंने बताए थे, जैसे एसीई सिक्रीशन। एसीई के अंदर ऊपर मैंने बताया कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, और ये एंजियोटेंसिन सेकंड फर्दर क्या कराएगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। सेकेंड फंक्शन आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। जैसा कि मैंने बताया ऊपर कि सर्फेक्टेंट जो हमारे 2 टाइप के होते हैं, लेसिथिन एंड स्फिग्नोमायोसिन। ये जो सर्फेक्टेंट होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? हमारा फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन और कैल्शियम। ये इन चीजों से मिलके बनता है। सिक्रीट बाय टाइप 2 सेल्स एंड स्टोर बाय द लैमिना बॉडी। ये सिक्रीट कौन करता है? टाइप 2 एल्वेलार सेल सिक्रीट करती है, और
स्टोर कहाँ होता है? लैमिनार बॉडी के अंदर स्टोर होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे टाइप 2 सेल होते हैं या हमारा जो सर्फेक्टेंट होता है वो कौन सिक्रीट करता है और कहाँ पे स्टोर होता है? तो सिक्रीशन आएगा हमारा टाइप 2 सेल के अंदर और हमारा जो स्टोरेज है वो आएगा लैमिनार बॉडी के अंदर। इसके बाद जो हमारा फेटस होता है वो सर्फेक्टेंट लेवल असेस करते हैं हम फेटस के अंदर बाय लेसिथिन एंड स्फिग्नोमायोसिन रेशियो। ये दो हमारे जो सर्फेक्टेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? फेटस के अंदर। हम वहां पे चेक करते हैं किसकी हेल्प से? एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होता है जो कि हम ओबीजी के अंदर पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके अंदर हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं फीटस का और वहां पे हम एलएस रेशियो चेक करते हैं जो कि हमारा 2:1 होता है। ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग होता है जो हमें ये बताता है कि हमारे लंग्स जो है वो मैच्योर हैं या फिर नहीं है। अगर नहीं मैच्योर होते तो उसका अलग मैनेजमेंट होता है। चेक बाय एमनियोसेंटेसिस फॉर लंग्स मैच्योरिटी ड्यूरिंग डीप ब्रीथ एल्वेलाई इन्फ्लेट। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हमारे एल्वेलाई क्या होते हैं? इन्फ्लेट होते हैं। इन्फ्लेट का मतलब होता है जैसे हमारा बलून होता है, एल्वेलाई भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। जब हम बलून के अंदर हवा भरते हैं यानी कि डीप ब्रीथ कर रहे हैं, हम हवा भर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? इन्फ्लेट करेगा यानी कि फूल जाएगा। तो वही काम हमारा सेम प्रोसेस होता है एल्वेलाई के अंदर। हमारा जो एल्वेलाई का मैकेनिज्म होता है और जो हमारा बलून का मैकेनिज्म होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि इंक्रीज एल्वेलाई इन्फ्लेट इंक्रीज सर्फेक्टेंट, ठीक है। अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ सर्फेक्टेंट। अब हमने पढ़ा ऊपर कि जो टाइप 2 सेल्स होते हैं वो हमारे सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारा सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस किया है टाइप 2 सेल्स ने, उनका फंक्शंस क्या होता है? ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं और ये इज द ब्रीथ डिक्रीज द ब्रीथ एफर्ट। ये ब्रीथ को इंक्रीज करते हैं लेकिन उनका एफर्ट लगाना कम करते हैं, यानी कि हमारी जो मसल्स होती हैं उनका एक्स्ट्रा वर्क नहीं होने देते। मतलब नॉर्मली वो वर्क करेंगी, ठीक है, ब्रीथ तो वो करेगा लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट उसे नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ पल्मोनरी एडिमा। एडिमा का क्या मतलब होता है कि वहां पे कोई फ्लूइड वगैरह आ गया या फिर कोई स्वेलिंग होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के रिस्क को कम कर देता है। मेंटेन एल्वेलार स्टेबिलिटी, एल्वेलाई की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है क्योंकि एल्वेलाई जो होता है वो हमारा एक फाइब्रो इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है जो इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता रहता है, ठीक है। जो हमारे टाइप 3 सेल्स, इसके बाद आता है हमारे टाइप 3 सेल्स। जो हमारे टाइप 3 सेल्स होती हैं उनको एल्वेलार मैक्रोफेजेस या फिर डस्ट सेल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने एनाटॉमी के अंदर फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि डिफेंस का काम होता है, वहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि जो डिफेंस होता है उसके अंदर हमारे स्कैवेंजर सेल्स या मैक्रोफेजेस जिन्हें हम बोलते हैं या फिर डस्ट सेल जिन्हें हम बोलते हैं, ये एक ही चीज होती है। इनका काम क्या होता है? तो ये क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस कराते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे एल्वेलाई को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। यानी कि मान लो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम था, हमने कहीं से भी एयर यहाँ से या यहाँ से जो एयर है वो इनहेल करी, ठीक है, उसके बाद हमारी जाए तो एल्वेलाई के पास ही गई ना एक्सचेंज करने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए। तो वहां पर जाने के कोई मैकेनिज्म ना हो, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना जाएं जिससे हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या हमारे जो एल्वेलाई है उसके अंदर कोई भी डिजीज कंडीशन ना हो, उससे ये हमें प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में। अब जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती हैं वो किस किस से मिलके बनती हैं? एल्वेलार वॉल। एल्वेलार वॉल कौन सी होती है हमारी? ये होती है हमारी एल्वेलार वॉल। ये इसके अंदर ये होती है हमारी एल्वेलाई कैविटी, ठीक है। यहाँ से एयर आती है अंदर एल्वेलाई के अंदर और फिर यहीं से बाहर जाती है। ये होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद एल्वेलार बेसमेंट आता है हमारा, ये होता है हमारा एल्वेलार बेसमेंट। उसके बाद कैपिलरी बेसमेंट, ठीक है। फिर आता है हमारा कैपिलरी एंडोथीलियम। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं हम एंडोथीलियम, ठीक है। अब आता है हमारा कि हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया इसका कि एल्वेलार वॉल होती है, एल्वेलार बेसमेंट होता है, कैपिलरी बेसमेंट होता है और कैपिलरी एंडोथीलियम होता है,
ये चीजें हमारी इसकी मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कोई भी इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट नहीं होते, बिना पोर्स के ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। रिमेंबर दैट, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जो किसी भी चीज को, यहाँ पे हम गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैसेस को हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन लेके जाता है। यानी कि जहां पे हमारी गैसेस ज्यादा होती हैं, यानी कि O2 हमारे पास यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तभी तो गैसेस एक्सचेंज होगा ना। तो यही होता है हमारा इनहेलेशन के और एक्सहेलेशन के अंदर, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसी भी चीज का जाना, यहाँ पे मेनली गैसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो गैसेस की बात होगी, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। अब आता है हमारा मेन, जो हमारी फिजियोलॉजी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो क्या होती है? 3 तरीके से होती है, पल्मोनरी वेंटिलेशन, गैसियस एक्सचेंज और गैसियस ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला आता है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर हमारा रेस्पिरेशन, जैसा कि हमने पढ़ा था, क्या होता है? प्रोवाइड O2 फॉर मेटाबॉलिज्म एंड रिमूव CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन किया, हमने कोई भी प्रोसेस किया, कोई भी फंक्शन किया किसी भी चीज का, या कोई भी प्रोसेस जो हमारा हो रहा है, मान लो रेस्पिरेशन ही हो रहा है, यहाँ से ये O2 को अपने वेरियस बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाएगा और CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट और ATP यहाँ से मेटाबॉलिज्म के बाद निकल जाता है, ठीक है। ये 3 टाइप का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसा कि इनका नाम बता रहा है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होगा कि हमारे जो लंग्स हैं वो एयर देंगे किसको? ब्लड को, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हमने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ली, वो कहाँ गई? हमारे लंग्स के पास। अब लंग्स से कहाँ जाएगी? ब्लड के अंदर। और ब्लड से कहाँ जाएगी? टिश्यू या सेल के अंदर। टिश्यू, ब्लड से टिश्यू या सेल के अंदर एयर का जाना, ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाता? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या कहलाता? इंटरनल रेस्पिरेशन। 2-3 चीजें पढ़ी थी हमने ऊपर कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। जिसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर क्या आता है हमारा? लंग्स से ब्लड के अंदर O2 का ट्रांसपोर्ट होना। नेक्स्ट आता है हमारा ब्लड से टिश्यू या फिर सेल के अंदर एयर का या O2 का ट्रांसपोर्ट होना, क्या कहलाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद O2 चला गया हमारे सेल या टिश्यू के पास, वहां पे मेटाबॉलिज्म होगा और CO2 प्रोड्यूस होगी एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ये वापस से एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। अब सेल से जो हमारा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद आता है हमारा कि जो रेस्पिरेटरी साइकिल होती है उसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर हमारा एक्टिव प्रोसेस कौन सा होता है और पैसिव प्रोसेस कौन सा होता है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं और कितना टाइम लगता है इंस्पिरेशन में, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। रेस्पिरेटरी साइकिल के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं, इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन जो होता है वो हमारा एक्टिव प्रोसेस होता है, मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। एक्सपिरेशन हमारा जो होता है वो पैसिव प्रोसेस होता है और मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्सेशन करती हैं। मिनिमम अगर हम टाइम की बात करें तो 1 सेकेंड लगती है इंस्पिरेशन के अंदर और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 1.5 सेकेंड लगती है इंस्पिरेशन के अंदर। अगर हम वही एक्सपिरेशन की बात करें तो मिनिमम लगेगी 1.5 सेकेंड यानी कि 1.5 सेकेंड और एक्सपिरेशन की अगर बात करें तो 3 सेकेंड, ठीक है। अगर हम रेस्पिरेटरी रेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? 60/3 यानी कि मैक्सिमम अपॉन मिनिमम, तो हमारा रेस्पिरेट निकल के आता है 12 to 20। अगर हम एवरेज की बात करें तो अगर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जब हम करते हैं यानी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है या जो प्रोसेस हम करते हैं उस प्रोसेस के अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है। वो कितने सेकंड का गैप होता है? तो 0.001 सेकंड का गैप होता है, ठीक है। अब बात आती है, अब हमने क्या पढ़ा? रेस्पिरेटरी
साइकिल्स के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद आता है हमारी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। जो हमारी मसल्स होती हैं रेस्पिरेशन के अंदर, उसमें दो चीज़ें आती हैं, मेन और असेसरी। जो हमारी मेन मसल्स होती हैं, इंस्पिरेशन की हो चाहे एक्सपिरेशन की हो, वो हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। और उसके बाद आती है हमारी असेसरी। असेसरी का मतलब होता है ज़रूरत पड़ने पर, यानी कि डिस्निया की कंडीशन में या कोई भी ऐसी कंडीशन जब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, तब हमारी एसेसरी जो मसल्स होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, अब हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें हमारी मसल्स दी हुई है। स्टर्नोमेस्टॉइड मसल्स, स्क्लैनस, इंस्पिरेटरी इंटरकॉस्टल्स, एक्सपिरेटरी इंटरकॉस्टल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, यहाँ पे होती है एक्सपिरेटरी इंटरकॉस्टल्स, ये वाला स्ट्रक्चर। ये होता है हमारा डायफ्राम, ठीक है, और ये होती है हमारी एक्सपिरेटरी एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, अब हमारी कौन सी मेन मसल्स होती हैं, कौन सी असेसरी होती हैं, और कौन सी इंस्पिरेशन के अंदर होती हैं, कौन सी एक्सपिरेशन के अंदर होती हैं, वो हम देखेंगे। जैसा कि हमारी मेन जो मसल्स होती हैं इंस्पिरेशन के अंदर, ये होती हैं हमारी इंस्पिरेशन के अंदर मेन मसल्स, ये होती हैं हमारी असेसरी, ये एक्सपिरेशन के अंदर मेन होती हैं, और ये हमारी असेसरी होती है एक्सपिरेशन के अंदर। अगर हम मेन मसल्स की बात करें तो हमारा डायफ्राम हुआ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स हुई, ये आती हैं हमारी इंस्पिरेशन के अंदर। और यहीं पे अगर हम एक्सपिरेशन के अंदर मेन मसल्स की बात करें तो सेम होगी हमारी डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एसेसरी में डिफरेंस होता है इंस्पिरेशन के अंदर भी और एक्सपिरेशन के अंदर भी। एसेसरी मसल्स आती हैं हमारी स्क्लैना, ट्रापीजियस, पेक्टोरालिस, स्टर्नोक्लिडॉइड मेस्टोइड, एंटीरियर सेट्रस। एसेसरी आती हैं हमारी एक्सपिरेशन के अंदर इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। कहाँ पे कौन सी मसल्स होती हैं ये हमने इस डायग्राम के अंदर देख लिया था। स्टर्नोमेस्टॉइड हो गया हमारी, स्क्लैनस हो गया, इंस्पिरेटरी कॉस्टल्स, एक्सपिरेटरी इंटरकॉस्टल्स, डायफ्राम एंड एक्सपिरेटरी एब्डोमिनल। अब आता है हमारी डिस्निया की कंडीशन के अंदर, मैंने ऊपर पहले ही बता दिया था कि यूज होंगी हमारी असेसरी मसल्स। अब आता है हमारा कि जो ये मसल्स हमने ऊपर पढ़ी कि ये कैसे काम करती है इंस्पिरेशन के अंदर और एक्सपिरेशन के अंदर। सबसे पहला आता है हमारा डायफ्राम। मेजर रेस्पिरेटरी मसल्स होती है, ये कौन सी होती है, मेजर रेस्पिरेटरी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रेस्पिरेटरी मसल्स मेजर कौन सी होती है तो डायफ्राम। ये रिस्पॉन्सिबल होती है 75% एयर एंट्री के लिए। ठीक है, डोम शेप होती है, ऐसे होती है, ठीक है, इसकी होती है डोम शेप। इट सेपरेट द थोरैसिक कैविटी, ये होती है हमारी थोरैसिक कैविटी, और ये होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है कौन, डायफ्राम। सेपरेट द थोरैसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व। जो डायफ्राम के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, सॉरी नर्व सप्लाई होती है, वो कौन करता है, हमारा फ्रेनिक नर्व करती है। अराइज फ्रॉम सर्वाइकल प्लेक्सस, कहाँ से जनरेट होती है हमारे फ्रेनिक नर्व, C3 to C5 वर्टिब्रे लेवल से। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन सीन इन फ्रेनिक नर्व इंजरी। ये हमारी फ्रेनिक नर्व होती है, जो ये अगर इंजर हो जाती है, कोई भी इंजरी हो जाती है इसके अंदर, तो हमारा पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता है। यानी कि जो हमारी चेस्ट का इन और आउट मूवमेंट हो रहा है नॉर्मली, वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हुए जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन बोलते हैं। डायफ्राम डिसेंट करेगा हमारा 1 to 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितनी ब्रीथिंग होगी, 500 ml। तो 10 सेंटीमीटर के अंदर कितना होगा, 3 to 4 लीटर का आंसर हमारा निकल के आएगा। उसके बाद आता है हमारा जो डायफ्राम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऊपर भी हमने देखा था कि इंस्पिरेशन के अंदर हमेशा कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपिरेशन के अंदर हमेशा रिलैक्सेशन होता है। तो हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कब, इंस्पिरेशन के टाइम पे। तो हमारा जो डायफ्राम है वो मूव करेगा डाउनवर्ड, जिसकी वजह से हमारा जो थोरैसिक कैविटी है उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और एयर जो है वो उसके अंदर फिल हो जाएगी, यानी कि इंस्पिरेशन हो जाएगा। इंक्रीज कैविटी साइज, कौन सी कैविटी की बात हो रही है यहाँ पे,
थोरेसिक कैविटी की बात हो रही है। आगे आता है हमारा ड्यूरिंग एक्सपीरेशन डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करेगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। उसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा था? डाउनवर्ड, जिसकी वजह से हमारा इंक्रीज हो रहा था कैविटी का साइज थोरेसिक का। ऐसा ही सेम डायफ्राम के अंदर रिलैक्सेशन के अंदर होगा, यानी कि एक्सपीरेशन के अंदर होगा कि जो अपवर्ड मूवमेंट होगा किसका? डायफ्राम का, जो कि हमारा थोरेसिक कैविटी के साइज को डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपीरेशन होगा। ठीक है। डायफ्राम अटैच्ड विद द स्टर्नम, स्टर्नम से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द सेंटर टेंडन, ये होता है हमारा स्टर्नम, यहां पे होता है हमारा डायफ्राम। तो यहाँ पे टेंडन से ये जुड़ा हुआ होता है। दो चीजें होती है, एक हमारा होता है बोन टू बोन जुड़ता है लिगामेंट से, और बोन टू मसल्स जुड़ता है टेंडन से। ये उसी टेंडन की बात हो रही है। फ्रॉम अपवर्ड, ऊपर की तरफ दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ऐसे ऊपर की तरफ। लोअर पोर्शन ऑफ डायफ्राम अटैच्ड विद वर्टिब्री कॉलम विद द हेल्प ऑफ क्रूरा एट T10 लेवल। लोअर पोर्शन किससे जुड़ा हुआ होगा? हमारा T10 क्रूरा से। ठीक है। मैकेनिज्म देखो यहाँ पे, एयर मूव करी तो रिब केज क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे, लंग्स भी एक्सपैंड होगी, और डायफ्राम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। रिलैक्सेशन के अंदर अपवर्ड मूवमेंट होगा, और क्या करेगा? रिब केज कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लंग्स कंप्रेस करेंगे, और एयर जो है वो हमारी बाहर निकल जाएगी। यही हमने ऊपर इसके मैकेनिज्म के अंदर पढ़ा था कि जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंस्पिरेशन के अंदर डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेंगे, जो कैविटी का साइज इंक्रीज कर देगा, और इंस्पिरेशन होगा, यानी कि एयर जो है वो इनवर्ड मूवमेंट होगा। सेम हमने डायफ्राम इसके अंदर रिलैक्सेशन के अंदर देखा कि एक्सपिरेशन होगा, डायफ्राम रिलैक्स करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट होगा जो डिक्रीज कर देगा थोरेसिक कैविटी के साइज को, और हमारा क्या होगा? एक्सपिरेशन हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के अंदर, थोरेसिक कैविटी का स्पेस डिक्रीज हो जाएगा, चेस्ट वॉल मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव होती हैं इंस्पिरेशन के टाइम पे। रिलैक्सेशन के अंदर क्या होगा? चेस्ट मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, नीचे की तरफ, और बैकवर्ड बाहर की तरफ होगी। थोरेसिक कैविटी स्पेस डिक्रीज हो जाएगा। इंस्पिरेशन के अंदर इंक्रीज होता है थोरेसिक कैविटी का साइज। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप प्लीज इंक्रीज कर लीजिएगा कि थोरेसिक कैविटी का साइज जो है वो इंक्रीज होगा। यहाँ ऊपर हमने देखा था ना कि जो डायफ्राम है उसके अंदर भी जब इंस्पिरेशन हो रहा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, तो थोरेसिक कैविटी का साइज हमेशा इंक्रीज होगा इंस्पिरेशन के अंदर, और एक्सपिरेशन के अंदर हमेशा डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन होगा, चेस्ट मूव डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, डिक्रीज होगा। इस डायग्राम के अंदर अच्छे से समझ में आ रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चेस्ट एक्सपांड हो रही है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। ठीक है। ये थी हमारे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में। अगला आता है हमारा इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। हेल्प इन फोर्सफुल एक्सपिरेशन, कॉन्ट्रैक्ट होगा, डिक्रीज द स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी। क्या कराएगा? हमारा डिक्रीज कराएगा थोरेसिक कैविटी के साइज को, जिसकी वजह से एक्सपिरेशन होगा। क्या होगा? एक्सपिरेशन होगा। व्हेन रिलैक्स इट इंक्रीज द स्पेस ऑफ थोरेसिक कैविटी। उसके बाद आता है हमारा ब्रीथिंग। ऊपर जो हमने पढ़ा उसी को हमने एक फ्लो चार्ट के अंदर डिफाइन किया है एक क्विक रिवीजन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ेगा, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ेगी, इंट्रा एल्वेलार जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगी, लेकिन इंट्रा एल्वेलार प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि साइज बढ़ रहा है, और जब भी किसी चीज का साइज बढ़ता है तो प्रेशर कम होता है। ठीक है। और इंस्पिरेशन होगा। प्रेशर यहाँ पे मेजर किया है कि इंट्रा एल्वेलार प्रेशर कितना होता है और इंस्पिरेशन का प्रेशर कितना होता है। एक्सपिरेशन के टाइम पर रिलैक्स करेंगे डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, डिक्रीज करेंगे थोरेसिक कैविटी के साइज को, डिक्रीज करेंगे थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को, इंक्रीज करेंगे इंट्रा एल्वेलार वॉल्यूम को, प्रेशर भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से एक्सपिरेशन होगा। प्रेशर चेंज ड्यूरिंग एक्सपिरेशन 2 mm ऑफ Hg, 2 mm Hg का प्रेशर चेंज होता है, यानी कि 758 था उससे 760 होगा। गैशियस एक्सचेंज होता है किसकी हेल्प से? डिफ्यूजन की हेल्प से। उसके बाद हमारे 3 प्रोसेस आते हैं जिसकी वजह से हम गैशियस को मेजर करते हैं। सबसे पहला आता है FiO2, जिसके अंदर हम फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड एयर चेक करते हैं। नॉर्मल वैल्यू इसकी होती है मिनिमम 21% और मैक्सिमम 100%। पार्शियली प्रेशर ऑफ O2 चेक करते हैं हम 80 to 100 mm ऑफ Hg, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है।
SpO2 चेक करते हैं, जिसके अंदर हम सैचुरेशन लेवल चेक करते हैं किसका, ऑक्सीजन का। कंसंट्रेशन होती है हमारी हीमोग्लोबिन के अंदर, कितनी होती है, 95 to 100% इसकी कंसंट्रेशन होती है। एनवायरनमेंट के अंदर CO2, O2 और नाइट्रोजन किस किस रेशियो में प्रेजेंट होती हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो 1%, 21% और 78%। एक्सहेलेशन के अंदर 1%, 16% और 78%। ब्लड के अंदर PO2 80 to 100 mmHg, PCO2 35 to 45 mmHg। एक्सहेलेशन एयर के अंदर PO2 116 mmHg, PCO2 32 mmHg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो हमारा, उसके अंदर ऑक्सीजन कैरी करेंगे और 100 ml ब्लड के अंदर हमारा 90 to 20 ml जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो होता है। 14 ग्राम ब्लड के अंदर सॉरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन होता है जो हमारा 100 ml ब्लड के अंदर 90 to 20 ml होता है। अगर हम 14 ग्राम की बात करें तो 14 इंटू 1.34 अप्रॉक्स, तो हमारा 19 to 20 ml जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर 1.34 ml जो ऑक्सीजन है वो होता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाउंड होता है। ठीक है, अब आता है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि जो गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। जो ऑक्सीजन होता है वो डिजॉल्व फॉर्म में 3% जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ऊपर हमने ये देखा था कि एयर अंदर आ रही है, ये एल्वेलार, यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और यहाँ से हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो CO2 होता है उनका रेशियो कितना होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड HCO3 63 to 70%। ठीक है, कार्बोनिक HB 23%, डिजॉल्व फॉर्म में 7%, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन CO+HB। नॉर्मली ये एब्सेंट होता है। कंट्रोल आता है हमारा रेस्पिरेशन का दो तरीके से, रेट और रिदम, दो चीजें कंट्रोल करते हैं। रेट के अंदर आता है हमारा टैकिपनिया, ब्रेडिपनिया, नॉमिपनिया, कुशमाल ब्रीथिंग, काइम रेस्पिरेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। रिदम, हाइपरएपनिया, हाइपोपनिया। इसके बाद आता है हमारा कंट्रोल, दो तरीके का कंट्रोल होता है, केमिकल कंट्रोल एंड न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल। न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल दो तरीके से होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा करता है और पॉन्स करता है। कीमो रिसेप्टर जो होता है वो प्राइमरी सेंसिटिव होता है गैशियस एक्सचेंज के लिए, मेनली जो होता है वो CO2 लेवल के लिए होता है। जब भी हमारी इंस्पिरेशन की डिमांड होती है, कब होती है, जब हमारा CO2 का लेवल ज़्यादा हो जाता है तब होती है। ठीक है, तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड यानी कि जो इंस्पिरेशन होता है उस प्रोसेस की डिमांड होती है। केमिकल कंट्रोल बाय द कीमो रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कैरोटिड साइनस और आर्क ऑफ एरोटा। असेस द पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड के पीएच को असेस करेंगे। प्राइमरी सेंसिटिव फॉर द चेंज इन CO2 एंड O2 इनटेक, मोर O2 इनटेक। पीएच करेंगे ब्लड एसिडिक, हाइपरवेंटिलेशन, जिसके अंदर कुशमाल ब्रीथिंग या कुशमाल ब्रीथिंग भी बोलते हैं। अगर पीएच एल्कलाई होगा तो हाइपोवेंटिलेशन होगा, जिसके अंदर CO2 रिटेन करेगा। अगर हम न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल की बात करें तो दो होते हैं, रेट और डेप्थ। रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल बाय मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स, फैसिलिटेटरी रोल प्लेन बाय द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वो कोन शेप का होता है और कंट्रोल करता है हमारे रिदम को। जो हमारा अपर मेडुला होता है वो इंस्पिरेटरी सेंटर, और लोअर मेडुला होता है वो एक्सपिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है या एक्सपिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करने के काम आता है। अब जो ये हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा होता है, इसके अंदर हमारा जो रिदम होती है रेस्पिरेशन की वो कंट्रोल होती है, जिसमें हमारा आता है कि जो स्टिमुलेट करेगा डायफ्राम को, और कौन सी मसल्स थी हमारी इंस्पिरेशन के लिए, इंटरकॉस्टल मसल्स को, कि वो क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, जो हमारे रिजल्ट करेगा किसके अंदर, इंस्पिरेशन के अंदर। क्या करेगा, इंस्पिरेशन के अंदर। इसका अपोजिट कौन करेगा, लोअर मेडुला, कि वो क्या कराए, एक्सपिरेशन कराए। क्या करेगा, रिलैक्स करने के लिए स्टिमुलेट करेगा ताकि वो एक्सपिरेशन कराए।
अपर पोन्स न्यूमोटिक सेंटर और लोअर पोन्स एपनियोस्टिक सेंटर। न्यूमोटिक सेंटर के अंदर क्या आता है हमारा, ये रेगुलेट करेगा रिदम को ब्रीथिंग की बाय इनहेलेशन। किसके? इनहेलेशन। दस कंट्रोल करेगा किसको? द रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम। अपोजिट क्या होगा? एपनियोस्टिक सेंटर। आई बात समझ में? एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा होता है वो उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, अपर मेडुला एंड लोअर मेडुला। जो हमारा अपर मेडुला होता है वो स्टिमुलेट करता है हमारे डायफ्राम को और इंटरकॉस्टल मसल्स को, जो क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसकी वजह से इंस्पिरेशन हो। तो हमारा लोअर मेडुला क्या करेगा? उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो रिलैक्स करें ताकि एक्सपिरेशन हो सके। अपर पोन्स का काम क्या होगा कि जो रेगुलेट रिदम है उसको क्या कराए? ब्रीथ बाय इनहेल, इंस्पिरेशन, कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम। आया समझ में? लोअर पोन्स क्या कराएगा? एपनियोस्टिक सेंटर, जो कि एक्सलेशन कराएगा। आई बात समझ में? यहाँ ये था हमारा फिजियोलॉजी के बारे में। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।